स्टार्ट करें। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा आयोजित 37वें नेत्रदान पखवाड़े के समापन समारोह में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान, आप सभी है हमारे सम्मेलन की जान, हमारे सम्मेलन की जान। पुनश्च आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत। आइए कुछ काम विशेष करते हैं, आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव गली मोहल्ला और पेश करते हैं। गणपति गजानन के चरणों में वंदन कर इस कार्यक्रम का नो वॉइस आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलिए गणेश जी को सुमिरते हैं। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री गणेश जी के चरणों में नमन कर हम विघ्नहर्ता को से प्रार्थना करते हैं। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम समिति प्रार्थना के कुछ अंश करते हैं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। समिति प्रार्थना के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक खूबसूरत सा चेहरा, एक सच्ची मुस्कान, एक मासूम सा दिल, हर छल से अनजान, यही तो है हमारे सुशीला जी की पहचान। सुशीला जी फरमानिया, इनकी कार्यकुशलता के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तो ऐसी हमारी नेत्र अंग रक्त एवं देहदान प्रमुख सुशीला जी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका तहे दिल से स्वागत है सुशीला जी। धन्यवाद पूनम जी। यहाँ इस जूम वेबिनार में उपस्थित मेरी सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रांतीय पदाधिकारी, शाखा पदाधिकारी और सभी साथी बहनों का, सभी शाखाओं से जुड़े हमारे सदस्य, आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिक दास, जिनसे कि हम कॉर्निया का सफर जानेंगे, और इस जूम सभागार में उपस्थित सभी का, मेरी सखियों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो विषय है कॉर्निया का सफर, इस वेबिनार के संयोजक हमारी बंगाल प्रांत की अध्यक्षा बबीता जी और प्रकल्प प्रमुख पूनम जी, आपका तहे दिल से अभिनंदन है। स्वागत करती हूँ कि आपने इतना अच्छा विषय इस वेबिनार के लिए चुना और इसके बारे में पाएंगे। हमारा जो आज का समापन समारोह है इस 33वें नेत्रदान पखवाड़े का, 15 दिन तक हमारी 19 प्रांतों की सभी शाखाओं ने अपने तन मन धन से नेत्रदान के प्रचार में कोई कसर नहीं रखी है। मतलब यहाँ तक हमारी बहनों ने कार्य किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसे ऐसे वीडियो उन्होंने बनाए हैं, ऑडियो बनाए हैं, गाने प्रसारित किए हैं और इतने अनेक कार्य किए हैं। एक कार्य तो आज ही मुझे खबर मिली कि हमारी बरगढ़ से पिपलानी बहुत बड़ा स्वीट्स है, उसकी कई जगह ब्रांच है, उन्होंने 6 लाख थैलों का ऑर्डर दिया है। वो जो थैले जो वो देते हैं ग्राहकों पे, उस पे वो नेत्रदान का स्लोगन लिखवा के देंगे। तो ये है हमारी समिति की पहचान, जो कि दिनों दिन नेत्रदान के रूप में हम जाने लगे हैं, अंगदान देहदान के रूप में माना जाने लगा है। ये कार्य महिला समिति बखूबी कर रही है और जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक भी पहुंचने का हमारा इस सत्र में भरपूर प्रयास रहेगा। जहां पर आई कलेक्शन सेंटर नहीं है वहां खुलवाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे आप सबके सहयोग से। और इस नेत्रदान पखवाड़े का जो हमने आगाज किया था, हमने इस पखवाड़े के अंतर्गत 5 दिन का रंगोली वर्कशॉप रखा था, उत्सव मनाया था। उनके मास्टर ट्रेनर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, साथ में धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रंगोली सिखाई। और ये हमारे मन में क्यों आया कि जो अंधत्व है, नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, अंधत्व है, तो हम रंगीन, मतलब रंगोली में तो रंग बहुत सारे होते हैं, तो हम लोगों को ये समझाएं कि इन रंगों की जो महत्व
रंगोली में है, सारे रंग मिलके एक सुंदर रंगोली बनती है, तो क्यों ना हम उन अंधों को इस रंगीन दुनिया को दिखाएं, अपने जाने के बाद अपने नेत्र दान करते जाएं। बस इसी उद्देश्य के साथ हमने ये रंगोली का कार्यक्रम रखा था। और कम से कम प्रचार के हमारे 30-35 माध्यम ऐसे हैं कि जिनको हमारी लगातार 15 दिन के अंतर्गत बहनों ने डे बाय डे किया है, उन सभी का तहे दिल से इस मंच से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी ने जो काम किया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, निशब्द हूँ, सैल्यूट करती हूँ आप सभी को। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हमारी एक-एक सदस्य हैं, एक-एक सेनानी की तरह, एक-एक सिपाही की तरह अपनी-अपनी जगह में रह के नेत्रदान का प्रचार आप लोगों ने भरपूर तरीके से किया है। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ये मंच में हमारी बंगाल प्रांत की नेत्रदान प्रमुख पूनम जी के हवाले करती हूँ। इस वेबिनार का कार्य बखूबी वो संभालें और इसको आगे लेकर जाएं। पूनम जी आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुशीला जी। 2 मिनट पूनम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है। हमारे आज के अतिथि डॉक्टर अनिक दास जी का परिचय देने के लिए मैं बंगाल से पूनम जी को आमंत्रित करती हूँ। पूनम जी की मुस्कुराहट और इनकी कार्यशैली ही इनकी पहचान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी। आप आए और अतिथि से हमारा परिचय करवाएं। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी। धन्यवाद पूनम जी। सर्वप्रथम मैं सुसज्जित मंच में उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी और हमारी सभी बहनों को प्रणाम करती हूँ। और मैं आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर साहब, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट कॉर्निया का सफर के बारे में आज हमें बताने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आज हमें इसके बारे में पता चलेगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, हालांकि शब्दों में हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हमारे डॉक्टर साहब को, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। डॉक्टर अनिक दास ने 2010 में MBBS और 2015 में स्नातकोत्तर डिग्री पूरी की। उन्होंने 2016 में व्यापक नेत्र विज्ञान फेलोशिप और 2018 में अरविंद नेत्र अस्पताल मदुरई से दीर्घकालिक कॉर्निया और अपवर्तक सर्जरी फेलोशिप पूरी की। डॉक्टर अनिक दास नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में 9 वर्षों से अधिक समय से अभ्यास कर रहे हैं। वे शंकर नेत्रालय कोलकाता में मोतियाबिंद कॉर्निया ट्रांसप्लांट सेवा के पूर्व सलाहकार हैं। उन्हें सभी प्रकार के कॉर्नियल और ऑकुलर सरफेस डिसीज यानी सूखी आंखें, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, केराटोकोनस, कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी और डीजनरेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑकुलर सरफेस मतलब आंखों का कैंसर, कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी के प्रबंधन का एक विशाल अनुभव है। वर्तमान में वे BBI फाउंडेशन, VIP नेत्रालय में और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अस्पताल के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिक दास। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सभी को। मैं एक स्लाइड शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, am I audible? मुझे सुनाई दे रहा है? आवाज थोड़ी कम है। हेलो, मुझे सुनाई दे रहा है? हाँ आवाज, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। तो आज मैं ये जो आई डोनेशन या नेत्रदान, जो हमारा जो नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट हम लोग हर साल इसको मानते हैं, जो हमारा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हम लोग मानते हैं पूरे देश भर। तो इस साल का ये 37th आई डोनेशन फोर्टनाइट है। तो इसमें हमारा जो मेन मकसद होता है, जो हमारा जो पब्लिक है उनको हमें आई डोनेशन का या नेत्रदान का इम्पोर्टेंस ये समझाना है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, और उनको सभी को मोटिवेट करना है आई डोनेशन के लिए। थोड़ा आवाज तो थोड़ी कम आ रही है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा। हाँ अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। अरे हाँ, तो ये आई डोनेशन फोर्टनाइट का हमारा जो मेन मकसद है, जो हमारा जो पब्लिक है, नागरिक है, उनको ये आई डोनेशन या नेत्रदान का थोड़ी बढ़ाइए प्लीज।
हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ हाँ ठीक। आवाज थोड़ी तेज कीजिए प्लीज, समझ नहीं आ रहा आपकी आवाज। ये जो नेत्रदान है उसका इम्पोर्टेंस हमें पब्लिक को बताना है और उन्हीं को मोटिवेट करना है। ये हमारा आई डोनेशन फोर्टनाइट का मूल एम है। तो आई डोनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो पहले हम यही बोलना चाहते हैं जो हमारे कंट्री में या पूरी दुनिया में जितना ब्लाइंडनेस है उनमें से ज़्यादातर 5% ब्लाइंडनेस ये कॉर्निया या कॉर्निया के ब्लाइंडनेस के वजह से होता है। तो उनमें से अगर हम देखेंगे जो इंडिया में हमारा ऑलमोस्ट 68 लाख बीमारी है जो कॉर्निया के प्रॉब्लम के वजह से उनको दिखाई नहीं देता था। तो उनमें से बच्चे भी काफ़ी होते हैं। तो हमें जो ये आई डोनेशन जो होते हैं, जो नेत्रदान होते हैं, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हम आई डोनेट करते हैं तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए जो आई जो डोनेट हम कलेक्ट करते हैं ये आई हम पूरा आई को हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते हैं। पूरा आई कभी ट्रांसप्लांट नहीं होता है। आई का सिर्फ जो काला पुतली है, जो कॉर्निया है, उसी को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो पूरा आई किसी का अगर आंखों का नस अगर डैमेज होता है लेकिन कॉर्निया अच्छा है तो उन्हीं को अगर आई ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है उन्हीं के लिए तो ट्रांसप्लांट होता है सिर्फ कॉर्निया का ट्रांसप्लांट, जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, भाषा में काला पुतली जो होते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमारा नॉर्मल जो काला पुतली होते हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट एक शीशा की तरह, एक नया ग्लास। जो हम अगर आपको बताए जो हमारा जो चश्मा होता है, स्पेक्टिकल, जो नया चश्मा से हम लोग साफ देखते हैं, अगर वो चश्मा अगर पुराना हो जाता है या काफ़ी उसमें स्क्रैचेस आ जाता है तो हमें वो धुंधला दिखाई देता है। ठीक कॉर्निया भी ऐसा ही है। ये बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, एक नया शीशा की तरह है। उसके थ्रू से हम सच बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। अगर वो उसी में कोई चोट के वजह से, कोई इन्फेक्शन के वजह से कोई घाव होता है, उसमें दाग हो जाता है तो उसमें उसका ट्रांसपेरेंसी चला जाता है, उससे हम साफ नहीं देखते। ये जो कॉर्निया है उसी कॉर्निया को हम लोग बदलते हैं, उसी को ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें अगर हमें देखना है तो पहले जो हम ट्रांसप्लांट, ये जो कॉर्निया जो डोनेशन नेत्रदान जो होता है उसका हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं। तो पहले अगर किसी को मतलब नेत्रदान करना है, वो आपके जीवित टाइम में भी वो अपने आँख डोनेशन या नेत्रदान का जो इच्छा है, डिजायर है, वो ये आपका मतलब आई बैंक के साथ एक फॉर्म मिलता है आई बैंक में। वो फॉर्म एक मिनट डॉक्टर साहब, बीच में बोल रही हैं, आवाज थोड़ी आपकी कम आ रही है, तो अगर आप ये हेडफोन निकाल के और डायरेक्ट अगर बात करें तो। अभी थोड़ा ठीक है? आवाज थोड़ी कम है। अच्छा ठीक है, मैं हेडफोन निकाल के हाँ एक बार ट्राई कर लीजिए। बिल्कुल समझ नहीं आ रही दीदी, तेज करेंगे। हेलो, हाँ अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अभी ना। बेटर है, पहले से बेटर है। थोड़ा सा आप नहीं लाउडली दीदी। बोलिए, पहले से बेटर है, थोड़ा लाउड बोलिए। हेलो, हाँ ठीक है ठीक है। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो ये जो हमारा जब कोई भी किसी को अगर आग नेत्रदान करना है, नेत्रदान का जो इच्छा है, डिजायर है, ये अगर किसी के पास है तो अब कोई भी नियर घर के पास कोई भी आपके अपने शहर में कोई अगर आई बैंक है तो उनके पास जा सकता है। वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म को साइन करके वो अपना इच्छा वहाँ पे दे सकते हैं। तो आई बैंक की तरफ से एक कार्ड दिया जाता है, मेंबरशिप कार्ड, वो अपने पास रखते हैं या अपने मेंबर्स को जो घर वाले हैं उनको दे सकता है। जो उनके डेथ के बाद उनके घर वाले वो आई बैंक को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो क्योंकि उनका ऑलरेडी मेंबरशिप किया हुआ है। ऐसे भी बिना मेंबरशिप का भी कोई भी अपने घर में अगर किसी का डेथ होता है तो घर के जो मेंबर्स है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं कोई आई बैंक के साथ। तो आई बैंक में जब कांटेक्ट होता है, जो हमारा आई बैंक का सिस्टम अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे 3 सिस्टम होता है। एक होता है कलेक्शन सेंटर एंड नेक्स्ट इज
अपना आई बैंक एंड एकदम लास्ट में है आपका ट्रेनिंग सेंटर। तो इनिशियल जो है आपका जो आई बैंक कलेक्शन सेंटर होता है, वहाँ पे जो पर्सन रहता है, जो जिनका जिम्मेदारी होता है, जो कभी किसी का भी डेथ होता है किसी फैमिली में या रिश्तेदार किसी का, तो उनका दो काम होता है। एक होता है एक ग्रीफ एज ए ग्रीफ काउंसिलर, मतलब वो जो फैमिली मेंबर्स है उनको मोटिवेट करना, उनको समझाना जो क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज़ समझाना, और साथ में उनका काम होता है ये कॉर्निया आई को पूरा आई कलेक्शन करना। कॉर्निया जो कलेक्शन होता है वहाँ पे जो हॉस्पिटल से भी हम कर सकते हैं, या किसी का अगर घर में डेथ होता है वहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो वहाँ पे लेने हॉस्पिटल में होता है तो हमारे पास वहाँ पे हॉस्पिटल में पूरा सेटअप रहता है, तो वहाँ से हम लोग पूरा स्टेराइल मेंटेन करके आई कलेक्शन करते हैं। और अगर कभी किसी के घर में डेथ होता है तो हमें घर से वो कलेक्शन करना पड़ता है। तो ये जो टाइमिंग होता है हमारा, जो कभी डेथ टू कलेक्शन जो टाइम होता है एटलीस्ट 6 आवर्स का एक टाइम होता है। 6 आवर्स के अंदर एक्चुअली लेना पड़ता है 20 मिनट्स के अंदर, लेकिन हमारे कंट्री में ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि 20 मिनट्स में सब अरेंज करके वहाँ पे पहुँच के कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैक्सिमम 6 आवर्स तो ऐसे ठंडी के टाइम में वो 8 आवर्स तक हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं आई। तो कलेक्ट जो हम करते हैं उसको हम पूरा आई बॉल को निकालते हैं। ये आई बॉल कलेक्शन में कोई डिसफिगरेशन, मतलब कोई कॉस्मेटिकली देखने में खराबी नहीं लगता। वो कलेक्शन के बाद अच्छा से आईलिड जो पलक होता है उसको अच्छा से बैठा के दोनों पलक को एक सूचर से धागे से हम लोग सिल देते हैं, जैसे वो देखने में खराबी ना लगे, कोई डिसफिगर नहीं लगता, कॉस्मेटिकली खराब ना लगे। ये एक है। और ये कलेक्शन में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम आपका हमारा 20 मिनट्स लगता है। 20 मिनट्स में हमारा ये कलेक्शन हो जाता है। तो ये आपका आगे का जो प्रोसेस है उसमें कोई उतना ज़्यादा डिले नहीं होता है। अभी कलेक्शन हम जब आई कलेक्शन करते हैं इसमें हम लोग को ये देखना है कौन से पेशेंट्स में हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते हैं। अगर कलेक्शन के जब हम जाते हैं वहाँ पे हमारा जो कंसर्न पर्सन होता है उनका फर्स्ट काम होता है जो फैमिली मेंबर्स है उनसे कंसेंट पेपर एक होता है, कंसेंट पेपर से साइन वगैरह ये सब लेना होता है। साइन लेने के बाद जो पेशेंट का डेथ हुआ है उनका ब्लड सैंपल कलेक्शन करना है। ब्लड सैंपल कलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट का कोई बीमारी रहता है, घर में डेथ होता है, हमें पता नहीं है पेशेंट का कोई मतलब कुछ बीमारी है, जो बीमारी के वजह से हम लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे, तो वो कॉर्निया हम लोग कलेक्ट नहीं करते हैं। अगर पेशेंट के पास कोई पुराना रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो हम चेक कर लेते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है। अगर नहीं है तो पेशेंट का जो ब्लड सैंपल है वो हम कलेक्शन करके पूरा लैब में चेक किया जाता है। उसमें अगर सब कुछ नेगेटिव आता है तभी वो कॉर्निया हम किसी पेशेंट को दे सकते हैं। अगर उसमें से कोई भी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस हो गया या HIV हो गया, ये सब टाइप का पॉजिटिव कोई भी बीमारी है तो हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते। और उसके बाद हमें वो कलेक्शन के बाद हम लोग वो कॉर्निया हमें लेके आना पड़ता है हमारा आई बैंक में। आई बैंक में वो स्टोर हुआ जाता है। आई बैंक में हम लोग जब वो पेशेंट के वहाँ से कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन के बाद हम वहाँ पे दूसरे एक मीडियम होता है, वो मीडियम में उसको प्रोसेस करके उसको इवैल्यूएट किया जाता है कॉर्निया को। वो कॉर्निया इवैल्यूएट किया जाता है इसलिए क्योंकि हर कॉर्निया का ग्रेडिंग सेम नहीं होता। किसी का कोई अच्छा क्वालिटी का होता है, कोई एवरेज क्वालिटी का होता है, तो उसको हमें ग्रेडिंग करना पड़ता है आई बैंक में। आई बैंक में हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं, उसको हम देखते हैं कौन सा अच्छा क्वालिटी का है। तो अच्छा क्वालिटी का कॉर्निया हमें अच्छे जो पेशेंट जिनको रोशनी का ज़्यादा जरूरत है उनको यूज़ किया जाता है। और जो एवरेज क्वालिटी का कॉर्निया मिलता है हमें, उसको हम थेराप्यूटिक पर्पस में, जैसे कोई पेशेंट को कॉर्नियल अल्सर हुआ है, वह कॉर्निया में कोई घाव हुआ है, कालापुत्री में घाव है, तो घाव सूख नहीं रहा है, तो उसको हमें थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं। वो उसमें उनको पेशेंट को ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देगा, लेकिन उनको उनका आँख बच जाएगा। तो इस टाइप का भी हम ग्रेडिंग करके पेशेंट्स को हम डिसाइड करते हैं कौन से पेशेंट को कौन सा कॉर्निया हम दे सकते हैं। और बैंक में कॉर्निया स्कोर करते हैं जो मीडियम में, वहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। अगर वो
एक कॉर्निया कोई पेशेंट को देना पड़ता है। आई बैंक में हमेशा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, कब कौन सा कलेक्शन हो रहा है, कितने दिन तक रह सकता है। और जो हॉस्पिटल में जो कॉर्निया सर्जन्स है उनके पास भी एक रजिस्टर मेंटेन किया रहता है। वहाँ पे उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स का लिस्ट होता है। वो पेशेंट्स को जब भी कॉर्निया एक मिलता है अच्छा क्वालिटी का, आई बैंक से सर्जन के पास फोन आता है, जो हमारे पास एक अच्छा क्वालिटी का कॉर्निया है, तो आप क्या उसको यूज करना चाहते हैं, आपके पास कोई पेशेंट है, तो पेशेंट का जो लिस्ट होता है वहाँ से हम लोग एक एक करके फोन करता है। ये मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, फर्स्ट जिनको फोन किया जाता है, पेशेंट अगर अवेलेबल है तो पेशेंट को हम बुला लेते हैं, तो उनका सर्जरी किया जाता है। तो ऐसे ही हम लोग एक एक करके करते हैं। अभी अगर हम देखते हैं जो कौन से पेशेंट्स आपका कौन से पेशेंट का हम लोग कॉर्निया ले सकते हैं। कॉर्निया डोनेट नेत्रदान करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, या आपको कोई मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी पेशेंट ऐसा कोई भी पेशेंट ऐसे आपका नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान के लिए कोई उम्र का कोई है नहीं है। 1 साल से 70 साल तक कोई भी अच्छा क्वालिटी का कॉर्निया है तो हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। कोई भी जेंडर का कोई बात है नहीं है, मेल या फीमेल कोई भी अपना नेत्रदान कर सकता है। हाँ, नेत्रदान किसका कौन नहीं कर सकता है, अगर कोई पेशेंट को कोई तरह का इन्फेक्शन शरीर में था या कोई कैंसर है शरीर में, ऐसा पेशेंट कभी नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो एक पेशेंट से हम लोगों को दो नेत्रदान के बाद 2 कॉर्निया मिलता है। अभी हमारा जो टेक्नोलॉजी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो अभी हम लोग कॉर्निया में हमारा टोटल 5 लेयर होता है। तो अभी इतना इम्प्रूवमेंट, इतना डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारा जो पेशेंट का कॉर्निया में जो लेयर में प्रॉब्लम है, हम लोग एक एक लेयर को ट्रांसप्लांट करते हैं। तो एक कॉर्निया से हम लोग 2 पेशेंट को सर्जरी कर सकते हैं। तो हमारा अगर 2 नेत्रदान होता है तो इसमें से हम लोग टोटल 4 पेशेंट को कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके उनको रोशनी देने का उम्मीद दिला सकते हैं हम लोग। तो ये नेत्रदान ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम है, जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से काम किए। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप लोगों से थोड़ा अभी सुनाई दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि हम लोग इतना डिटेल्स में शायद काम नहीं करते जितना काम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमें जब बोलते हैं सर हमारे लिए कुछ करिए, हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि आँख होता है ऐसे बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। इंसान को जब दिखाई नहीं देता है या जब देखना शुरू करता है उन लोग ऑपरेशन के बाद, वो लोग जितना खुश होता है वो हमें दिखाई देता है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग जो लेवल में काम कर रहे हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम आपको सब लोगों को हम मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद है, मतलब आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ स्लाइड वगैरह कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ, स्लाइड में जो था मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्योंकि स्लाइड शेयर नहीं हो पा रहा था इसलिए। अच्छा, नहीं, अब आपको होस्ट हैं, आप कर सकते हैं आई थिंक। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं। हमारी एक सुषमा जी ने पूछा, एक क्वेश्चन है कि आई बैंक में कॉर्निया कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं? आई बैंक में जब कॉर्निया हम लोग जो टेम्पोररी कॉर्निया लेके आते हैं, जो जहाँ पे हम कलेक्शन सेंटर से आई बैंक में एक टेम्पोररी कंटेनर में लेके आते हैं, वहाँ पे हम लोग उसमें हम 48 आवर्स तक रख सकते हैं। 48 आवर्स के अंदर हमें उसको एक अच्छा मीडिया जो है उसमें हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उसमें 2 टाइप का होता है, एक एमके मीडियम होता है, वहाँ पे हम लोग 4 दिन तक उसको रख सकते हैं, और एक है कॉर्निसोल, उसमें हम लोग 14 दिन तक कॉर्निया को रख सकते हैं। तो आई बैंक में हम लोग को कॉर्निया अप टू, मतलब अगर आपके पास कौन सा मीडियम अवेलेबल है उसके ऊपर, अगर आपके पास इनके मीडियम है तो आप 4 दिन तक रख सकते हैं, 4 से 5 दिन। अगर आपके पास कॉर्निसोल अवेलेबल है तो उसमें आप 14 दिन तक रख सकते हैं। आप ये इन दोनों को थोड़ा हमें विस्तृत में बताएंगे, क्योंकि हमें इसकी नॉलेज नहीं है। इसका मतलब कि कॉर्निया निकालने के साथ ही हमें 4 दिन के अंदर इसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए?
4 दिन अगर आपके पास आई बैंक में सोल्यूशन है, मतलब 2 टाइप का सोल्यूशन मिलता है, दोनों का टाइम लिमिट डिफरेंट है। एक का आपका 4 दिन तक स्टेबल रहता है और एक का 14 डेज तक। तो MK मीडियम जो है उसमें आप अगर कॉर्निया रखते हैं वो आप 4 दिन के अंदर यूज करना है। अगर आपके पास कॉर्निसोल जो सोल्यूशन है वो अगर आपके पास अवेलेबल है, उसमें आप थोड़ा लॉन्गर पीरियड तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, अप टू 14 डेज। तो ये आपका अवेलेबिलिटी के ऊपर है। एक क्वेश्चन ये मुझे समझ में नहीं आया, अनामिका जी पूछ रही हैं कॉर्निया को टुकड़ों में बांटने के बाद भी स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं, टुकड़ों में बांटने का जो है वो है आपका, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला, कॉर्निया का टोटल 5 लेयर है। 5 लेयर होता है। हाँ, 5 लेयर होता है। तो अभी टेक्नोलॉजी काफी इम्प्रूव हुआ है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ है मतलब अभी हम लोग कॉर्निया का जो लेयर में इफेक्ट हुआ है, जो लेयर खराब हुआ है, हम लोग सिर्फ उसी लेयर को ट्रांसप्लांट करते हैं। तो सपोज किसी पेशेंट का एकदम अंदर का लेयर खराब हुआ है, तो हम लोग जो कॉर्निया कलेक्ट किया है उसी कॉर्निया का अंदर वाला लेयर हम लोग निकाल लेते हैं और पेशेंट का जो अंदर का लेयर जो खराब हुआ है उसको बदल के उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो बाकी जो हाँ बोलिए। मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने कहा एक कॉर्निया में 5 लेयर होते हैं, तो सपोज अगर हमने इंटरनल लेयर को यूज कर लिया, तो एक्सटर्नल लेयर या मिडिल लेयर को भी हम कहीं और यूज कर सकते हैं या वो फिर वेस्ट हो जाता है? नहीं, वो यूज कर सकते हैं अगर पेशेंट अवेलेबल है। मतलब पेशेंट को लेयर खराब है, एक पेशेंट का आउटर लेयर खराब है, ठीक है, आपके पास एक कॉर्निया है, तो अभी वो एक ही कॉर्निया का इनर लेयर, आप जिनका इनर लेयर खराब है उनको लगा दीजिए और जिनका आउटर लेयर खराब है उनको वो वाला लगा दीजिए। लेकिन आपके पास दोनों पेशेंट एक साथ होना चाहिए। अगर एक पेशेंट होगा तो एक ही लगा पाएंगे, दूसरा आपको खराब हो जाएगा। अच्छा, अनामिका जी का जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि टुकड़ों में बांटने के बाद काम नहीं आ सकता। टुकड़ों में वो तब बढ़ सकता है जबकि आपके पास 2 या 3 पेशेंट उस तरह के हो जो आपको टुकड़ों में। एक ये भी हमने सुना है डॉक्टर साहब कि उसकी कटिंग करके पेस्ट के रूप में लगाया जाता। मान लीजिए आपके कॉर्निया का एक भाग या आधा हिस्सा डैमेज है, तो आधा हिस्सा लगा देते हैं, आधा हिस्सा दूसरे को लगा देते हैं। तो क्या ऐसा भी है? जैसे आपने अभी लेयर का बताया, तो क्या उसको हम टुकड़ों में काट के सर्कल या वैसा कुछ सर्कल में काटते हैं, ट्रायंगल वैसा नहीं सर्कल में लगाते? काटे। सपोज एक पेशेंट का कॉर्निया में घाव हुआ है, तो घाव होने के बाद वो कॉर्निया गल रहा है, गलते वो पतला हो गया, बहुत पतला हो गया। जैसे हम लोग कपड़ों जब पुराना हो जाता है उसमें हम लोग का रफू करना पड़ता है, ऐसे भी कॉर्निया जब किसी में घाव हुआ है वो पतला हो गया, बहुत ही पतला होने की वजह से वो कभी भी फट सकता है। तो उसको सपोर्ट के लिए हम लोग भी यूज करते हैं। तो उसमें हमें पूरा कॉर्निया लगाने का जरूरत नहीं है, उसमें हम लोग थोड़ा आधा हिस्सा गोल करके काट के जितना एरिया हमें रफू करने जैसा मतलब सपोर्ट के लिए चाहिए उतना ही हम लोग लगा देते हैं। ऐसे भी हम लोग करते हैं। तो बाकी बचा हुआ जो हिस्सा रहता है, क्या वो बच्चों को स्टडी के काम आ जाता है या वो डैमेज ही हो हाँ, जाता है? ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ। जो स्टडी और रिसर्च के लिए हम लोग जो कलेक्ट करते हैं उसमें हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग में हम लोग देखते हैं जो अच्छा क्वालिटी है वो तो हम पेशेंट्स को यूज करते हैं, और जो अच्छा क्वालिटी नहीं है, जो पेशेंट को यूज नहीं कर पाएंगे, वो हम रिसर्च और एकेडमिक पर्पस में यूज करते हैं। पढ़ाई मतलब बच्चों को सीखने के लिए, क्या जो लोग जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जिनको सीखना है कैसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है, कैसे सर्जरी सीखना है, तो वो लोग उसी काम में हम लोग यूज करते हैं। पूनम जी कई क्वेश्चन है, आप ले लीजिए चैट बॉक्स में ना। अभी जैसे एक क्वेश्चन और आया है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने के बाद हम इंसान कितनी दिनों के बाद देख सकता है या इमीडिएट देख सकता है? अभी कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद इमीडिएटली, जैसे मोतिया ऑपरेशन होता है तो इमीडिएटली हम नेक्स्ट डे ही अच्छा देखते हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद इमीडिएटली फर्स्ट डे शायद उतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन ऑब्वियसली पेशेंट को अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ पे पेशेंट्स को बिल्कुल लाइट नहीं पहुँचता है अंदर, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनको शुरू का कुछ दिन 2-3 मीटर 4 मीटर तक दिखाई देता है पेशेंट्स को। फिर धीरे धीरे जो क्योंकि यह पूरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहा है, यहाँ पे 16 टाका लगाया जाता है कॉर्निया में, तो 16 टाका लगाने के बाद वो 16 टाका वो घाव सूखता है, और सूखने में आपका 1 महीना से 3 महीना तक लगता है। फिर 3 महीने के बाद धीरे धीरे हम लोग एक एक करके टाका निकालना शुरू करते हैं। तो जितना टाका निकाल देंगे फिर धीरे धीरे उनका इम्प्रूवमेंट होता है। अच्छा, तो विजन उतना क्लियर होता चला जाता है। हाँ, जितना दिन जाता है उनका विजन क्लियर होता जाता है। सर आप कुछ हमें ग्राउंड
पोजीशन बता सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग इतनी मेहनत से ये मुहिम चला रहे हैं कि नेत्रदान करो और कॉर्निया, मुझे लगता है कि रोज हमारे पास कॉर्निया कहीं ना कहीं डोनेशन हो रहा है, तो ये क्या वेस्ट होता है या एक्चुअली में यूज हो जाता है? ये सब जो कॉर्निया जो अभी मैं कलकत्ता में हूँ, अभी कोलकाता में हमारे यहाँ पे तीन जो मेन आई बैंक है, एक दिशा आई बैंक है, एक शंकर नेत्रालय का आई बैंक है, एक प्रियंवदा बिरला का आई बैंक है। ये 3 आई बैंक है एंड मैंने काफी सारा कलेक्शन सेंटर है। तो यहाँ से जो आई आता है हमारे पास, वो सब आई को अच्छा से मॉनिटर किया जाता है, सब रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि हर आई बैंक हमारा नेशनल आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया उनके साथ रजिस्टर किया रहता है। तो हर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। आई बैंक का एक फॉर्म होता है जो नेशनल आई बैंक एसोसिएशन वो लोग मॉनिटर करते हैं। तो कभी भी कोई आई कलेक्शन होता है, वो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसका पेशेंट का डिटेल्स रहता है, पेशेंट्स का घर वाले का डिटेल्स रहता है, तो हर चीज़ मेंटेन किया जाता है। तो जब भी कोई आई आता है उसको अच्छे से एवेल्यूएट किया जाता है। अगर वो अच्छा क्वालिटी है वो डेफिनेटली वो पेशेंट्स को यूज़ किया जाता है। कोई अदरवाइज कोई भी मतलब ऐसे गवर्नमेंट का कुछ ऐसा रूल माने परमिशन नहीं है जो आप वो आई को आप सेल कर सकते हो या कुछ ऐसा परमिशन नहीं है और वो गलत है, इलीगल है, ऐसा नहीं होता है कोई भी आई बैंक में। हमेशा पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है और हम लोग ग्रेडिंग के हिसाब से यूज़ करते हैं। जो पेशेंट्स को ज़्यादा जरूरी है, जिनके लिए जो सूटेबल है, जो ठीक रहेगा। मतलब कि हमारे मतलब कॉर्निया की जरूरत के जो वेट लिस्ट है वो काफी लंबी लिस्ट है और कॉर्निया हमारा वेस्ट नहीं जाता है। नहीं, बिल्कुल वेस्ट नहीं जाती है, उल्टा हमारा बहुत कॉर्निया की जरूरत है अभी इंडिया में। मैडम जो मैडम पूनम जी, मेरा मतलब वो जो 14 दिन की लिमिट है, तो क्या कॉर्निया खराब होते हैं 14 दिन के कारण? बस ये था, ग्राउंड पोजीशन का ये क्वेश्चन था। हाँ, वो 14 दिन में आपका वो सोल्यूशन आप 14 दिन तक कॉर्निया रख सकते हैं डेफिनेटली। आपका डे 1 में कॉर्निया का क्वालिटी जितना 100% रहेगा, डे 14 में शायद वो 90% हो जाएगा क्वालिटी। लेकिन आप वो 90% क्वालिटी कॉर्निया भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, गुड। तो आई थिंक सुषमा जी क्लियर हो गया आपको, क्योंकि हम जब लेके आते हैं और प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि हमारे फ्रिज में भी हम सब्जी लेके आते हैं, जब डे 1 जो रखते हैं अगर 5 दिन के बाद देखते हैं तो थोड़ा वो स्पॉइल होने लगता है वैसे ही, लेकिन बट उसके बाद भी हम यूज करते हैं। उसी तरह से हमारे कॉर्निया है कि हम जब रखते हैं तो डे 14 पे भी हम उसको यूज करते हैं और जब हमारा ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद वो धीरे धीरे करके रिकवरी करके फिर आईसाइट आ जाती है। तो डॉक्टर साहब आप मुझे एक बताएंगे क्या कि कॉर्निया जो है, सपोज आज हमारे बच्चों के अभी हम कॉर्निया लेते हैं, बड़ों का लेते हैं, एडल्ट का लेते हैं, वृद्ध का लेते हैं, तो इज देयर एनी स्पेसिफिकेशन कि बच्चे का बच्चों को ही लगेगा या बड़े का बच्चों को लगेगा या बच्चों का बड़े को, कैसा कुछ है आपका? नहीं, ऐसा कोई बात है नहीं है। जो बच्चों का बच्चों में ही लगेगा, बड़े का बड़े का। आई कलेक्शन का जो एज लिमिट आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा 1 साल से 70 साल के उम्र के बीच में कोई भी पेशेंट का आई हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, नेत्रदान कर हम ले सकते हैं। कि अगर 70 साल या 60 साल के कोई इंसान का कॉर्निया का कंडीशन अगर बहुत अच्छा रहेगा तो उसमें भी ट्रांसप्लांट करने के बाद पेशेंट को बहुत अच्छा रोशनी मिलता है। तो ऐसा कोई बात है नहीं है जो बच्चों का बच्चों में ही लगाना है और बड़ों का बड़ों में ही लगाना है। किसी का कॉर्निया किसी में भी लगा सकते हैं। हाँ, जो बड़ों का कॉर्निया होता है उसमें कुछ लिमिटेशन रहता है, तो इसके वजह से अगर हम लोग को लगता है वो लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करते। हम लोग एकेडमिक और रिसर्च पर्पस में हम लोग पहले ही उनको ग्रेडिंग करके अलग कर देते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं है जो बड़ों का बड़ों में लगाना है या छोटे का छोटे में लगाना है। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है, ठीक है, अभी हम लोगों ने ये समझ लिया कि आप कॉर्निया जब लेने जाते हैं तो वहां भी आप क्वेश्चन करते हैं, अगर पेशेंट को HIV हो और हेपेटाइटिस हो तो उस पेशेंट का आप नहीं लेते हैं। ये बात हमें पता चली कि आप एक बार उसका ब्लड रिपोर्ट अगर हो तो वो देखना चाहते हैं, उसके बाद आप लोग लेते हैं। अदरवाइज ये तो बात हो गई कि आपने उसको ले लिया, लेकिन अगर हमें जिसको भी लगवाना है, ट्रांसप्लांट कराना है, तो क्या वो किसी भी आई हॉस्पिटल में जाके करवा सकता है क्या? नहीं, सब हॉस्पिटल के पास ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट का परमिशन नहीं रहता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट का एक परमिशन होता है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है,
तो ये परमिशन जो भी स्टेट का हेल्थ मिनिस्ट्री है वहाँ से ये परमिशन लेना पड़ता है, ये एक लाइसेंस है। तो ये लाइसेंस लेने के बाद वही मतलब जो आई हॉस्पिटल के पास ये लाइसेंस है, सिर्फ उसी हॉस्पिटल में आप कॉर्निया ट्रांसप्लांट का सर्जरी करा सकते हैं। ऑब्वियसली उस हॉस्पिटल में कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जन भी होना चाहिए, तो उनके पास परमिशन रहेगा, कॉर्निया ट्रांसप्लांट का सर्जन है तो तभी पॉसिबल है। सब आई हॉस्पिटल के पास वो परमिशन नहीं रहता है। ओके अच्छा, मतलब हमें गवर्नमेंट का परमिशन होना जरूरी है, अगर हमारे पास सर्जन है तब भी वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, सर्जन होगा तो फिर भी नहीं कर सकते हैं, आपको हॉस्पिटल को परमिशन लेना पड़ता है अच्छा तभी जाके, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल जो हैदराबाद में सेंट्रल कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वहाँ से जब भी हम लोग कोई एज ए कॉर्निया सर्जन अगर मैं उनसे एक कॉर्निया, मुझे एक कॉर्निया चाहिए, एक पेशेंट है मेरे पास, वो लोग मुझसे मेरा सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर जो उनके पास परमिशन है सब कुछ मांगते हैं, तभी जाके वो लोग मुझे कॉर्निया भेजेंगे। अच्छा गुड। तो डॉक्टर साहब हमारी कॉर्निया की बात हुई, लेकिन हमारे जैसे बंगाल में भी और पूरे हिंदुस्तान में आज हम लोग बोल रहे हैं कि आप आई डोनेशन करिए, लेकिन हमारे आई बैंक की बहुत कमी है। तो आप हमें ये जानकारी दें कि इस मुहिम को हम कैसे आगे बढ़ाएं और आई बैंक ओपन करने की क्या फॉर्मेलिटीज है, हम इसको कैसे अप्लाई करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे बंगाल में भी बहुत जरूरत है और पूरे राष्ट्र में जरूरत है। तो ये आई बैंक ओपन करने के लिए हर स्टेट में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो पहले हेल्थ मिनिस्ट्री से एक परमिशन लेना पड़ता है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद आपको एक आई बैंक स्टार्ट करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट लेना होगा। इंस्ट्रूमेंट है क्या है, आपको जो आई कलेक्शन करते हैं, जो आई नेत्रदान के बाद जो हम कॉर्निया मिलता है, उस कॉर्निया को हमें प्रोसेस करना है, उसको इवेलुएट करने के लिए कुछ मशीन्स चाहिए, वो मशीन्स आपको लेना है। उसके बाद आपको टेक्नीशियन चाहिए, तो आपको एक या दो टेक्नीशियन जिनके पास सर्टिफिकेशन है। तो इंडिया में अभी आई सर्टिफिकेशन माने आई बैंक में काम करने के लिए सर्टिफिकेशन कोर्स एकमात्र आपका एलबी प्रसाद हैदराबाद में ही होता है। तो यहाँ पे एलबी प्रसाद हैदराबाद, अच्छा एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, वहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स होता है आई बैंक ओपन करने के लिए। मतलब कोई टेक्नीशियन किसी को काम सीखना है तो वहाँ से वो सीख के आ सकते हैं, तो उनका एक सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ रहेगा, उनका सर्टिफिकेट प्लस आपके पास पूरा सब मशीनरी सब कुछ है। ये सब के बाद आपको हेल्थ मिनिस्ट्री में अप्लाई करना पड़ता है। हेल्थ मिनिस्ट्री में अप्लाई करने के बाद वहाँ से आपको एक लाइसेंस मिलता है, उसी के बाद ही आप आई बैंक ओपन कर सकते हैं। अभी आई बैंक ओपन करने के बाद आपका जो उसी एरिया में कोई एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सेंट्रल हॉस्पिटल जो है उनके साथ टाई अप करना होता है। अच्छा उनके साथ टाई अप करके उस हॉस्पिटल या वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कोई भी सेंटर को आप कलेक्शन सेंटर के हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। आपका आई बैंक रजिस्टर रहेगा और साथ में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या एक सेंट्रल हॉस्पिटल जो आपका कलेक्शन सेंटर रहेगा। ठीक है, वो कलेक्शन सेंटर में आपका एक या दो आई बैंक का एम्प्लॉय वहाँ पे पोस्टेड रहेगा हमेशा। तो कभी भी कोई भी पेशेंट का ऐसा वहाँ पे डेथ होता है या कोई आई डोनेशन करना चाहता है, या वहाँ पे जो वो बीच बीच में कभी कभी वो हॉस्पिटल में आई बैंक का या आई डोनेशन के बारे में अवेयरनेस के बारे में थोड़ा आई बैंक के टेक्नीशियन की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? उनका क्वालिफिकेशन बीएससी हो सकता है, बीएससी या एमएससी पास आउट हो सकते हैं। उसके बाद एक कोर्स होता है आई बैंक में काम करने के लिए, बीएससी के बाद वो एलबी प्रसाद जो हैदराबाद में है आई इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जाके कोर्स करके आ सकते हैं। तो मिनिमम एक बीएससी डिग्री होना थोड़ा ठीक रहता है, मतलब ग्रेजुएटेड होना चाहिए। तो ये पूरा कोर्स है और ऑलमोस्ट आपके हिसाब से कितना ड्यूरेशन लग जाता है इसमें? वो आपका 6 महीने का कोर्स आता है, बट वो लोग कुछ चार्ज करते हैं, वो चार्ज एग्जैक्टली नहीं वो मैं नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ आई बैंक ओपन करने के लिए ये पूरा जो प्रोसेस है अप्लाई करने से लेके अभी तक में पूरा ड्यूरेशन इसका कितना लगना चाहिए? ये तो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि स्टेट मिनिस्ट्री की कैसे वो लोग डील करते हैं, आपको तो मालूम ही है सरकारी काम थोड़ा, तो इसमें डील देर होता है। क्योंकि हमारा भी यहाँ पे जब कॉर्निया ट्रांसप्लांट के परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, हमेशा उतना जल्दी मिलता नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा मैडम। वो डिपेंड करता है कौन कितना एक्टिवली काम कर रहा है।
अच्छा, अगर आई आप बैंक, सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप जो आई बैंक के लिए बता रहे हैं, आई बैंक की परमिशन तो तभी मिलेगी ना जब आपके पास सर्जन हो, या आई बैंक एक, आई आई सुनिए, आई आई बैंक के कलेक्शन लिए सेंटर एक अलग हुआ, आई बैंक पोर्शन एक अलग हुआ, और आई सर्जन मतलब हॉस्पिटल स्टेबिलिटी वो एक पोर्शन अलग हुआ। आपके हिसाब से ये 3 स्टेप हुए। ये आई बैंक है आपका मिडिल। तो आई बैंक के लिए आपको सर्जन की जरूरत नहीं है। आई बैंक के लिए आई बैंक में काम करने का जो टेक्नीशियन है उनके पास अगर सर्टिफिकेट डिग्री कोर्स है तो आई बैंक आप ओपन कर सकते हैं। आई बैंक के लिए सर्जन की जरूरत नहीं है। आई बैंक जो है उसमें कहने का मतलब है आई बैंक टेक्नीशियन का काम भी करेगा, कलेक्शन करके लाएगा और वो अपने यहाँ स्टोर रखेगा। राइट। हाँ, वो मीडिया हुआ, वो यहाँ की सर्जन है, ये आई बैंक का काम ये हुआ है ना। हाँ, आई बैंक में टेक्नीशियन वो कलेक्शन भी करेगा, पेशेंट्स या पब्लिक को अवेयरनेस डोनेशन के बारे में ये भी उनको देखना है, प्लस कलेक्शन भी करना है, उसको प्रोसेस भी करना है, उसको स्टोर भी करना है, उसको इवेल्युएट भी करना है, माने उनको देखना है, ग्रेडिंग करना है। ये सब करके वो लोग स्टोर करके रखते हैं। फिर वो जो कॉर्निया सर्जन जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में, उनको फोन करते हैं, या कॉर्निया सर्जन को जरूरत जब पड़ता है वो फोन करते हैं डायरेक्टली आई बैंक में, जे मुझे एक कॉर्निया चाहिए। तो ऐसे ही तो टेक्नीशियन जो आई बैंक में जो टेक्नीशियन है उनको जरूरत नहीं है कि डॉक्टर ही चाहिए, तो बिना डॉक्टर का भी आप आई बैंक ओपन कर सकते हैं। सर मुझे आप ये बताइए, जैसे आपने कहा कि बिना सर्जन के आप कर सकते हैं, तो क्या प्राइवेट एनजीओ इस काम को कर सकते हैं? और उसके लिए जैसे आपने कहा कि सरकार से या एलवी प्रसाद से इसका टेक्नीशियन का हमें शिक्षा ग्रहण करके और फिर हम आई बैंक खोल सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या एक अमाउंट राशि गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, या किस बेस पे ये आई बैंक का परमिशन मिलता अगर है? आपको आई बैंक खोलना है, पहले आपका हेल्थ मिनिस्ट्री जो है आपके स्टेट में, वहाँ पे बात करना होगा कि हम लोग एक आई बैंक ओपन करना चाहते हैं। तो उनके पास एक फॉर्म होता है, तो फॉर्म आपको देंगे, आप वो पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे, उनका जो रिक्वायरमेंट रहता है, वो लोग का जो क्राइटेरिया होता है, वो आपको दिखाना है कि हाँ मेरे पास ये रिसोर्सेस है सब कुछ। तो उसके बाद वो लोग आपको लाइसेंस देते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद फिर आप आपका आई बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। आई बैंक स्टार्ट करने के बाद भी आपको, और आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी आपको मेंबरशिप या वहाँ पे भी आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। वहाँ पे रजिस्टर होने के बाद फिर आप अपना कलेक्शन शुरू कर सकते हैं। तो आप 2-3 हॉस्पिटल के साथ, क्योंकि आप हॉस्पिटल के साथ जब कलेक्शन सेंटर बनाएंगे, वो कलेक्शन सेंटर को कोई एक आई बैंक के साथ रजिस्टर रखना होगा। तो आपका आई बैंक तो ऑलरेडी रजिस्टर है, तो आप 2-3 कलेक्शन सेंटर भी आप कर सकते हैं। तो अच्छा, ऐसे आप आई बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर आई बैंक से जो प्राइवेट डॉक्टर कॉर्निया की डिमांड करते हैं, मान लीजिए किसी का प्राइवेट हॉस्पिटल है और वो फोन करते कि भाई मेरे यहाँ पे एक पेशेंट आया है, मुझे कॉर्निया चाहिए, तो वो जिसके पास आई बैंक है वो उनको देगा, तो क्या वो पैसे से देगा या बिना पैसे? पैसे चार्ज क्योंकि करते हैं। प्राइवेट डॉक्टर तो देखिए सर्जरी करता है तो वो पेशेंट से पैसा लेता है, तो हमारे बहुत सी मेंबर का ये जानना रहता है कि हम आई तो देते हैं फ्री में, तो कहीं उसका मिसयूज तो नहीं होता है, वो बेची तो नहीं जाती हैं, ये एक अंग प्रत्यंग को बेचने का एक धंधा तो नहीं है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम लोग, मैं खुद प्राइवेट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जो आई कलेक्ट मतलब आई बैंक से लेता हूँ, मैं सिर्फ उतना ही पेमेंट करता हूँ जितना उनका प्रोसेसिंग फीस होता है। क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज। हाँ, जो वहाँ पे आई बैंक का जो स्टाफ है उनका सैलरी भी तो देना पड़ेगा ना। तो वो लोग जो प्रोसेस करते हैं, जो टेक्निक मतलब मशीनरी यूज करते हैं, फिर जो मीडियम उनको परचेस करना पड़ता है, ये सब का हम लोग सिर्फ चार्ज करते हैं, वो लोग चार्ज करते हैं। तो इससे ज्यादा एक पैसा भी वो लोग चार्ज नहीं करते। इवन हम पेशेंट से भी उससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं चार्ज करते। सिर्फ एक लिमिट, एक ओटी हॉस्पिटल का एक चार्ज रहता है और एक डॉक्टर का एक चार्ज रहता है। बस आई के लिए उतना ही हम लोग लेते हैं जितना आई बैंक से हम आई बैंक को हम लोग पेमेंट करते हैं, बस उतना ही। यहाँ पे कोई भी अलग पेमेंट इलीगल काम नहीं होता। तो आप कुछ बता सकते हैं आइडिया क्या, कि जैसे आप अगर सपोज आपको आइडिया है कि अगर आप लेते हैं बैंक से तो आपसे आई बैंक कितना पैसा लेता है और आप पेशेंट से कितना लेते हैं? हाँ, जैसे हम लोग आई बैंक से जो कलेक्ट करते हैं, मैं हैदराबाद से लेता हूँ, तो वहाँ पे वो लोग प्रोसेसिंग फी 7,000 चार्ज करता है। तो मेरा पेशेंट जो है उनको मैं बिल दे देता हूँ, तो वो लोग को 7,000 पे करते हैं। उससे ज़्यादा ये प्रोसेसिंग फीस, वो लोग जो आई
कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको एवेलुएट करते हैं, उसको जो ट्रांसफर करके कुरियर करके मुझे कोलकाता में भेजते हैं, तो ये सब के लिए टोटल 7,000 चार्ज वो लोग करते हैं। तो वो 7,000 पेमेंट करते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल का चार्ज आ जाता है। तो हॉस्पिटल का चार्ज अराउंड आपका 8,000 या 10,000 ऐसा कुछ पड़ जाता है। उसके बाद सर्जन अपना, डॉक्टर अपना चार्ज करता है। डॉक्टर का फीस डिपेंड करता है, मतलब कोई सीनियर डॉक्टर है तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा उनका चार्ज फीस ज़्यादा होता है। जो थोड़ा जूनियर या मिडिल लेवल होते हैं उनका थोड़ा चार्ज अलग होता है। वो बाकी सर्जन फीस वो डिपेंड करता है। तो अब नियर अबाउट अगर मुझे आप पूछेंगे कॉर्निया सर्जरी के लिए मिनिमम कितना खर्चा पड़ सकता है, वो आपका अराउंड 25,000 के आसपास या 30,000 के आसपास सब मिला के आपका कॉर्निया ओटी का खर्चा या डॉक्टर का फीस मिला के 25-30,000 कुछ पड़ जाता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है थोड़ा सा महंगा हो सकता है। सर क्या इसके ऊपर भी निर्धारित करता है कि कॉर्निया की क्वालिटी कैसी है? क्या रेट इसके ऊपर भी निर्धारित करता है? रेट उसके ऊपर निर्भर नहीं करते। रेट उसके ऊपर निर्भर नहीं करते। आपका जो भी कॉर्निया लीजिए सबका फिक्स रेट है। तो सर जैसे आपने कहा कि एक हमारा आई बैंक अगर एफिलिएटेड है तो उसके अंडर में हम 2-3 और ब्रांच खोल सकते हैं। तो जैसे हमारे कलकत्ता में मान लीजिए आई बैंक के अंडर 2-3 ब्रांच मतलब कलेक्शन सेंटर आप खोल सकते हैं। हाँ, वही कलेक्शन सेंटर ही। तो जैसे अगर हमारे सपोज हमारे कलकत्ता में हमारे बैंक है, तो अगर हम लोग इनको अप्रोच करें, क्योंकि हमारे दूर से दूर गाँव में नहीं है जहाँ पे बहनें करना चाहती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई कलेक्शन सेंटर नहीं है, तो ये कलेक्शन सेंटर इनको अप्रोच करने से खुल सकता है। आप खोल सकते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा, आपको 48 आवर्स के अंदर वो आपका आई बैंक में वो आपका जो कॉर्निया जो आप कलेक्ट किए वो वहाँ पे 48 आवर्स में आना चाहिए, क्योंकि 48 आवर्स के अंदर नहीं आएगा तो वो आई खराब हो जाएगा। अच्छा, मतलब विदिन 48 आवर्स का अप्रोच होना चाहिए। हाँ, 48 आवर्स मतलब वो डिस्टेंस आपको देखना होगा। बहुत दूर से आप कलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से आने में आपको 10 घंटा लग जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कलेक्शन सेंटर खोलने का आप मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं कि इसका क्या खर्च आना चाहिए? उसके लिए तो हमें किसी की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। क्या चीज के लिए? कलेक्शन सेंटर खोलने के लिए है ना पूनम जी, आई कलेक्शन सेंटर के लिए भी आपको ईएमयू साइन करना पड़ता है। हाँ, आई कलेक्शन सेंटर के लिए आपको जो आई बैंक है उनके साथ बात करना होगा। जी हम लोग तो ठीक है, उनसे हम बात कर लेंगे। तो वो लोग आपको बता देंगे जी मिनिमम कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट आपको अवेलेबल रखना होगा, आपके पास रहना होगा, तो वो लोग बता देंगे। तो इंस्ट्रूमेंट वो कलेक्ट करना, वो इंस्ट्रूमेंट का वो सब खर्चा थोड़ा रहेगा, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं। एक आई बैंक खोलने में आपको जितना खर्चा पड़ेगा कलेक्शन सेंटर के लिए उतना खर्चा नहीं लगता। एक चीज, अगर आई बैंक हम नहीं खोलना चाहें तो हम अपनी लोकेलिटी में किसको अप्रोच करें कि यहाँ एक आई बैंक या आई कलेक्शन सेंटर होना चाहिए? इसमें मधु जी, जो जिनके पास आई बैंक है ना, उनको ही अप्रोच करना पड़ेगा। जो इनके पास ऑथराइज्ड आई बैंक है, जैसे मैंने कहा ना, हमारे यहाँ कलकत्ते में 3 है, तो हम उनको अप्रोच कर सकते हैं कि भाई आई कलेक्शन सेंटर हमें चाहिए, आसनसोल में चाहिए या कहीं भी चाहिए, तो उनको अप्रोच करना पड़ेगा। फिर वो हमें बताएंगे कि हम किस तरह से जाएंगे और हमारा क्या खर्च पड़ेगा। तो ये एक चीज, ये बात बहुत अच्छी आई है हमें आई कलेक्शन सेंटर। और 48 आवर्स इज मतलब बहुत टाइम है। 48 आवर्स में तो आपका आराम से आपके आई बैंक में पहुंच सकता है। हाँ, वो तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन जो आई कलेक्शन सेंटर खोलने के लिए भी टेक्नीशियन चाहिए। इन्होंने जो कहा कि एलवी प्रसाद इसकी शिक्षा देता है, तो आई कलेक्शन सेंटर खोलने के लिए हमें एक टेक्नीशियन चाहिए, एक हमें फ्रिज चाहिए, एक हमें सॉल्यूशन चाहिए, एक फोन नंबर चाहिए, एक व्हीकल चाहिए। इतनी चीजें हमें जुगाड़ करके देनी होंगी, और एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो 7/24/7 अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो, जो टेक्नीशियन हो, तभी वो आई कलेक्शन सेंटर खोलने का फायदा है। उनको पूरा टाइम शिफ्ट में हो, 2 शिफ्ट में भी लोग हो, 2 आदमी हो, उतना मिनिमम एक खर्च तो आएगा ही। लेकिन ये चीज बहुत अच्छी है कि एटलीस्ट हम लोग किसी भी आई बैंक के अंडर में हम आई कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं। दीदी आई बैंक खोलना जो है बहुत लंबा प्रोसेस है, गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं हम। गवर्नमेंट की पॉलिसी अब कितना कब क्या अप्रूवल आएगा, एटलीस्ट हम इनसे बात करके और आई कलेक्शन सेंटर भी अगर खोल लें तो हम आज जितनी जागरूकता फैला रहे हैं तो उस काम में हम कहीं बहुत सक्सेस हो सकते हैं।
एक आई कलेक्शन सेंटर खोलने के पीछे पूनम जी मैंने सर्च किया था और बात की थी, जैसे यहाँ पे उड़ीसा में दृष्टिदान खोलता है, 15,000 रुपया महीना एक आई कलेक्शन सेंटर खोलने के पीछे आपको आता है। हाँ। एक सिंगल व्यक्ति का। क्योंकि आप ठीक है व्हीकल एक बार दिला देंगे, फिर उसको हमको पेट्रोल का खर्चा भी देना होगा, उस व्यक्ति को हमें सैलरी भी देनी होगी। सोल्यूशन भी एक आई कलेक्शन लेने के लिए एक जो सॉल्यूशन होता है वो 750 से 1,000 रुपया उसमें खर्चा आता है। 48 घंटे के लिए आप रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतना आसान नहीं है, मतलब कोई भी संस्था इतनी मजबूत हो या किसी के पीछे कोई डोनेशन करने का, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं वो अपने अंडर में ये काम करवा सकते हैं, तो उसमें हमारा एनजीओ ये सहयोग कर सकता है कि भाई इस चीज की व्यवस्था हम कर रहे हैं, आयोजक हम रहेंगे, आर्थिक सहयोग आप दे दीजिए और यहाँ से आई कलेक्ट होके उस आई बैंक में जाएगी। तो इस तरह से एनजीओ एक हेल्प कर सकता है आई कलेक्शन सेंटर खुलवाने में। और इसमें हम लोगों को बहुत माहिर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे जो परिवार हैं, मारवाड़ी परिवार हैं, बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती, बस एक आइडिया देना होता है कि आपका धन इस अच्छी जगह पे लग रहा है, आप इसको लगाइए। तो ये एक क्या है कि नाम उनका चलेगा कि भैया ये फलाना दिकड़ा आई कलेक्शन मतलब ये सेंटर है, और उसका आयोजक अपनी संस्थाएं बन जाएं और एक टेक्नीशियन हम उनको शिक्षा दिला दे। 3 महीने से 6 महीने की शिक्षा एलवी प्रसाद देता है हैदराबाद में, तो वहां पे शिक्षा इनके दिलवाई जा सकती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको उस व्यक्ति को ये कंफर्म करना होगा कि शिक्षा लेके वो खसक न जाए। ऐसा बहुत बार होता है, मैंने इसकी गहन स्टडी की हुई है कि वो वहां शिक्षा हम 6 महीने के उसको दिलवाने भेज देते, शिक्षा लेके वो आ जाता है, वो 6 महीने भी काम नहीं करता, फिर सर जी मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीजें हमें बहुत सोच समझ के सावधानी से इस तरफ हमें कदम उठाने हैं। और जिस दिन हम इसमें माहिर हो गए तो हमारा नेत्रदान का प्रचार करना मतलब ये समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। तब हम ये कह सकेंगे देश को कि हम आपकी व्यवस्था में कंधा से कंधा मिला के हम आपके साथ हैं। एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं दीदी। अभी हम लोगों का एक्चुअली डॉक्टर साहब, हम लोग ठीक है पिछले कई सालों से लगे हुए हैं नेत्रदान के प्रचार में, और अब हम लोगों का मेन मोटो ये है कि एटलीस्ट हम लोग आई बैंक या कलेक्शन सेंटर हम लोग खुलवा पाएं, ताकि ये हम लोगों ने, लोग तो बहुत जागरूक हो गए हैं, लोगों को सभी को नेत्रदान करना है। और मैं आपके थ्रू भी एक आवाज पहुंचाना चाहती हूँ। मैं यूजुअली हमेशा बोलती हूँ कि जिस तरह से स्पेन में और भी कंट्रियों में बाय डिफॉल्ट बच्चा जब पैदा होता है तो उसका आई डोनेट हो जाता है, तो इस तरह का एक प्रावधान हमारे देश में भी आना चाहिए कि किसी के लिए भी, सभी के लिए नेत्रदान जरूरी है। और जब फॉर्म आप जब भरेंगे, whenever you are not interested to give the donation of your eyes, otherwise by default your eyes is donated। तो जैसे भी किसी की भी डेथ हो, इमीडिएट खबर आ जाए और ये आई कलेक्शन, तो एटलीस्ट हमारे यहाँ जितनी भी लंबी क्यू है, ये क्यू तो एटलीस्ट हट जाए। तो आपके थ्रू ये आवाज भी पहुंचाना चाहती हूँ। और बहुत ही सुंदर जानकारी आपने दी आज। 2-3 क्वेश्चन और है पूनम जी चैट बॉक्स में, उसको देख के डॉक्टर साहब से को अगर मोतिया ऑपरेशन हुआ है तो वो क्या कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं क्या नहीं? हाँ, किसी को अगर मोतिया ऑपरेशन होता है, कैटरेक्ट ऑपरेशन, उसके बाद भी कॉर्निया दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो डोनेट नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक जन इनका कोई एक नंदिता जी का क्वेश्चन था कि 70 इयर्स के बाद आई डोनेशन नहीं कर सकते हैं क्या? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना 70 साल तक कर सकते हैं, तो उनका वही क्वेश्चन है। 70 के बाद हम लोग, हमारा जो कॉर्निया होता है उसका जो, जैसे हमारा उम्र के साथ साथ चेंजेस होते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, स्किन लूज हो जाता है, इससे कॉर्निया भी खराब होता है, जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। तो इसलिए 70 के बाद हम लोग देखते हैं बहुत लोगों का जो कॉर्निया है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, तो इसलिए हम लोग 70 तक लिमिट रखें। 70 के बाद वो कॉर्निया थोड़ा कमजोर रहता है, तो इसलिए हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। डिपेंड करता है कि 90 साल का व्यक्ति भी उसकी कॉर्निया की दशा कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, डिपेंड उससे करता है। अच्छा, इसी बात पे डॉक्टर साहब कुछ टिप्स आप हमारी बहनों को दे दीजिए, क्योंकि यहाँ इस जूम सभागार में जितनी भी बहनें क्या तो वो नेत्रदान कर चुकी हैं, उनको करना ही है। तो अपनी आंखों को वो बिल्कुल स्वस्थ कैसे रखें, 90 साल की होने पे भी उनकी आंखें डोनेट हो पाएं, आप उनको 2-4 कोई टिप्स दे दीजिए। अगर आपको चश्मा है तो आप चश्मा यूज करिए,
चश्मा यूज करना कोई खराब कुछ है नहीं है। चश्मे यूज करने से जो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा ऐसा कोई बात है नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो आपको हेडेक होगा या आपको आँख से पानी गिरेगा, आँख लाल होएगा, ये सब का प्रॉब्लम आपको होगा। तो इसलिए चश्मा हमेशा यूज करिए। तो आजकल का डिजिटल एरा में हम लोग बहुत देर तक लैपटॉप, मोबाइल या स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, तो इससे क्या होता है हमारे आंखों के ऊपर काफी स्ट्रेस पड़ता है, आंख लाल हो जाता है, आंख में ड्राइनेस होता है, सूखापन, पानी सूख जाता है। एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, स्क्रीन के टाइम में सामने बैठने से हमारा जो नॉर्मल जो पलक झपकना वो भी कम हो जाता है। तो ये सब हम लोग के लिए आजकल बहुत सीवियर हो गया है। बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं हमारा आंख लाल हो जाता है, आंख में सूखा सूखा रहता है, जलन होता है। तो हम लोग उनको यही बोलते हैं कि आप जितना हो सके रेगुलेट करिए, अपना ज़्यादा टाइम स्क्रीन के टाइम में मत रखिए, जितना कम हो सके, जितना ज़रूरत है उतना ही आप अपना मोबाइल यूज़ करिए, अपना लैपटॉप के सामने बैठिए। और अगर आपको बैठना है, आपका काम है, कंप्यूटर इंजीनियर है, आपको बैठना पड़ेगा कंप्यूटर के सामने, तो हर बार 30 मिनट के बाद आप एक ब्रेक लीजिए। 30 मिनट के बाद आप अपने कंप्यूटर या अपना मोबाइल को छोड़ के कहीं दूर देखिए। दूर देख के आपको 20 सेकेंड के लिए या 30 सेकेंड के लिए और दूर में कोई भी एक डिस्टेंस किसी को फोकस करके आप देखिए। तो इससे क्या होता है, आंखों का जो मसल्स है उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप कंटिन्यू कंप्यूटर काम करते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद आपके आंखों में या फोरहेड में उसमें एक दर्द शुरू हो जाता है, पेन शुरू होता है, हेडेक शुरू होता है। तो इवन एट द एंड ऑफ आपको जस्ट आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से हो जाएगा। आप कंप्यूटर के सामने काम करिए लेकिन एक फ्रीक्वेंट ब्रेक लीजिए। अगर आपको ड्राइनेस है, आपको एयर कंडीशन रूम में रहना पड़ रहा है, तो आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट मिलता है जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है, वो आप यूज कर सकते हैं दिन में 3-4 बार करके, ठीक है। और बाकी अगर आप फूड की बात करते हैं तो हम आपको यही बोलेंगे थोड़ा वेजिटेबल्स खाने के लिए। वेजिटेबल्स में क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, हमारा जो पर्दा होता है, रेटिना होता है, रेटिना में एक लेयर है, तो उस लेयर में एजिंग चेंज मतलब उम्र के साथ जो डैमेज होता है वो डैमेज को प्रिवेंट करता है ये एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अगर हम लोग ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। वो एंटीऑक्सीडेंट हमारा जो एज रिलेटेड डैमेज है उसको कम करते हैं, उनको स्लो डाउन करते हैं। तो जितना हम फ्रूट्स खाएंगे, जितना ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, वो हमारे आंखों के लिए काफ़ी अच्छा है। और जो मैं आजकल का जो डिजिटल स्क्रीन ये सब आपको तो बता चुके हैं सब। सर इसमें एक क्वेश्चन है कि उनके नाना जी की 90 साल की थी, तो डॉक्टर ने ये कह के नहीं लिया कि इनकी आई तो नहीं लग सकती, कॉर्निया तो काम नहीं आ सकता, पर किसी की आंख बचाई जा सकती है। उनका क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर आपसे चाहेंगे हम। हम लोग जो आई कलेक्शन करते हैं, जब पूरा आई लेते हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा यूज होता है कॉर्निया, और उसके बाद और एक पार्ट है जो हमारा जो आंखों का जो सफेद पार्ट है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। तो स्क्लेरा को भी हम लोग यूज करते हैं 1-2 जगह पे। आंखों का प्रॉब्लम होता है 1-2, जैसे किसी का जो सफेद एरिया है उसमें कोई घाव हुआ है, वो पतला हो गया, वहां पे तो हम कॉर्निया नहीं लगा सकते, वहां पे हमें वो सफेद जगह ही लगाना है। तो जब वो हम किसी का आई लेते हैं, आई का जो सफेद पार्ट है वो वाला पार्ट हम लोग वहाँ पे रफू करके लगा देते हैं, उसको स्क्लेरल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो स्क्लेरल ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, उसमें वो आपका जस्ट सपोर्ट का काम करता है, उससे आपका कोई रोशनी का कोई ये नहीं होता, लेकिन आपको बचाने के लिए किया जाता है। और जो एक है 90 साल का आंख है, हाँ ठीक है, उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं होगा, लेकिन हम लोग कुछ नए डॉक्टर्स को, जूनियर डॉक्टर्स को सीखने का मौका दे सकते हैं, वो हमारा रिसर्च पर्पस में काम हो सकता है। तो इसमें हम लोग और सारे डॉक्टर तैयार कर सकते हैं जो कॉर्निया सर्जन है, तो इसीलिए तो आई डोनेट कर सकते हैं। हमेशा वो कॉर्निया यूज होगा ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ रिसर्च में तो यूज होता है हमारे। थैंक यू। ये अध्यात्म चिंतन प्रमुख नेहा अविनाश अग्रवाल बहुत दिन से बहुत टाइम से हैंड खड़ा किए हैं। यदि आपके कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में आपने लिख दिए हैं, कि 2 घंटे की ड्यूरेशन में आई बैंक हो तो हम आई कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं। बिल्कुल खोल सकते हैं नेहा जी, जैसा अभी का डॉक्टर साहब ने कहा है कि 48 आवर्स के अंदर में हमें आई बैंक में पहुंचाना होता है। तो अगर 2 घंटे का ड्यूरेशन है तो वेरी सफिशिएंट, यू कैन ओपन इट।
प्रभा 2 जी, घंटे क्या 12 घंटे के उसमें भी खोल सकते हैं। जो राउरकेला में, मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे राउरकेला में जो दृष्टिदान का आई कलेक्शन सेंटर है, उसकी आंखें नागपुर जाती हैं, वो नागपुर से टाई अप है। तो ऐसा नहीं वो रात को ट्रेन में लगा देते हैं वो डब्बा और सुबह उन तक पहुंच जाता है, उनका आदमी आके ले लेता है। तो डिपेंड करता है कि आपने टाई अप कहाँ किया है और वो कितने प्रॉम्प्ट हैं लेने के लिए, कि भाई वो आंखें वहां तक सुरक्षित पहुंच जाएं। जैसे कि हम बाकी अंगों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं, उसी तरह से आई कलेक्शन सेंटर और आई बैंक के बीच में एक दूरी तय करने का एक माध्यम बनता है कि कब हमारे पास आई आएगी और कितने घंटों में हमें आप तक पहुंचा देनी है। तो ये सारी चीजें पहले से तय रहती हैं, जबकि आई कलेक्शन सेंटर और आई बैंक के बीच में ईएमयू साइन होता है। शीला जी, मैं और 1 मिनट समय चाहूंगी, अगर मौका देंगे तो। बोलिए। मेरा ये जानना था, जब हम, जैसे कि मैं अभी ये मुहिम बहुत मेहनत से चला रही हूँ, मेरे ससुर जी भी डॉक्टर है, सीएमएचओ ऑफ हमारे डिस्ट्रिक्ट के रहे हुए हैं पापा जी, तो मैं इस प्रोसेस को पूरा बढ़ा रही हूँ। तो जैसे किसी को भी हम सर्टिफिकेट अगर भरवा रहे हैं, मतलब फॉर्म भरवा रहे हैं आई डोनेशन का, तो उनके पास हम क्या छोड़ते हैं? फिर वो फॉर्म भरवा के अगर हम ले लिए तो फिर उनके पास क्या चीज रहेगा एज अ प्रूफ, या मतलब देखिए ये पहले दुविधा अपने बनी? यहाँ पे मैं बता दूं रिजन एक कि पहले मेंबरशिप अपने यहाँ वगैरह पे क्या था प्लीज। इसका आंसर, कि हम 3 फॉर्म भरवाते थे। एक हम अपनी महिला समिति के पास रखते थे, उसकी एक कॉपी हम जिसने फॉर्म भरा है उसको हम आई बैंक से सिग्नेचर करवा के डॉक्टर का देते थे कि भाई आपका यहाँ पे ये जमा हो गया, जो पंजीकरण हो गया। ठीक है। अब किसी किसी जगह पे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल है, बाई चांस वहाँ पे आई कार्ड नहीं होता है, तो वो उसी को ही रिटर्न रसीद के रूप में दे देते हैं। कहीं पे आई कार्ड उपलब्ध होता है तो वो आई कार्ड, यही है कि भाई हमें 3 फॉर्म भरवाने चाहिए। एक जिसने भरा है उसके पास छोड़ दें डॉक्टर का सिग्नेचर करवा के आई बैंक का, एक हम अपने पास अपने एनजीओ में रखें ताकि हमारे पास प्रूफ के तौर पे रहे, और तीसरा हम हॉस्पिटल में छोड़ दें, हॉस्पिटल अपने फाइल में लगाए। पर आजकल सब व्हाट्सएप का जमाना हो गया, तो हमारे सदस्य भी बहुत शॉर्ट रूप में इस काम को करते हैं कि भाई किसी ने आई का अपना फॉर्म भर दिया, उसकी फोटो खींच ली, हमने अपने यहाँ पे उसको पीडीएफ बना के स्टोर रख लिया, हमारा काम हो गया। आई कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाने के लिए, आई बैंक तक यदि वो नहीं पहुंच पाता है तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास आपका प्रूफ है, यदि नहीं पहुंचा, आपका पंजीकरण नहीं भी हुआ, तो आपके यहाँ डेथ होती है तो भी हम आई बैंक से आपका आई दान करवा सकते हैं। बस ये प्रोसेस चल रहा है। सुशीला जी, जैसे मेरा कहना है कि अभी तो हम लोग यंग हैं, हम जुड़े हुए हैं इस अपनी समिति से, हमने अपना संपर्क सूत्र सब कुछ दिया हुआ है, कल को हम इस समिति में नहीं है, या सपोज मैं नहीं रही मान एक बात के लिए, तो इस प्रोसेस को लोग कांटेक्ट करने के लिए उनके पास एक लीगली पूरा सब कुछ रहना चाहिए। जब इतनी अपनी मेहनत कर रहे हैं तो उनके पास सब कुछ जानकारी रहना चाहिए। इसीलिए अगर तो उनके- हम साथ में अपने जो फॉर्म भरवाने का, अभी जो आपने देखा होगा हमने जो फॉर्म दिया उसमें कांटेक्ट नंबर दिए, तो हम ये कहते हैं कि हमें कांटेक्ट नंबर ऐसा देना है जो हमारी महिला लगातार उसके ऊपर 10-20 साल काम करे। ऐसा नहीं है कि भाई आज हमारी अध्यक्ष है हम हाँ, उसको तो दे दें, फॉर्म में उसका फोन नंबर दे दें। और दूसरा, हमें साथ में नियर आई बैंक या किसी डॉक्टर का एक नंबर अवश्य देना चाहिए, ताकि वो उनके संपर्क में आई डोनेशन रहे, में फॉर्म कहीं में- हम रहें या ना रहे, उनसे संपर्क करके वो काम करवा सके। तो जैसे कि हमारे पास में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिम्स बिलासपुर है, जो छत्तीसगढ़ के हमारे चांपा के नियर बाय है, तो उनसे हम उनका मतलब रिक्वेस्ट करके उनका परमिशन लेके उस नंबर को उसमें डलवा सकते हैं आई फॉर्म में? बिल्कुल, कोई भी एचओडी, हमने संबलपुर के जितने भी हमारे बैनर बनते हैं, फॉर्म बनते हैं या होते हैं, तो हमने जो यहाँ के एचओडी हैं उनके नंबर डलवाए हुए आई बैंक के, तो वो आप बिल्कुल डलवा सकते हैं। तो वो हमको दे सकते हैं ना, कहीं भी मना नहीं करेंगे, मतलब अगर हम नहीं उनसे नहीं नहीं मांगे? करना चाहिए, सरकारी है तो देखिए बिल्कुल नहीं करेगा, पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, वो कितना आपके लिए सहायक है और वो कितना वो पब्लिक के बारे में सोचता है, डिपेंड उस पे करता है। नहीं, मेरी फैमिली जो डॉक्टरी फैमिली है, तो इसका सपोर्ट मुझे मिलेगा। थैंक यू सो मच मेरे समस्याओं का समाधान करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा सेशन। पूनम जी, डॉक्टर अनिक जी, थैंक थैंक यू। यू नेहा जी। अच्छा, प्रभा जी ने क्वेश्चन किया, किसी पेशेंट को कैटरैक्ट हो तो आफ्टर डेथ आई डोनेट कर सकते हैं, और लेंस ट्रांसप्लांट प्रोसेस यदि हुआ है तो क्या डोनेट कर सकते हैं आफ्टर डेथ? यस, आई थिंक हाँ, ऑपरेशन या लेंस ट्रांसप्लांट के बाद भी आप आई डोनेशन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आई डोनेशन के बाद हम लोग एवेल्युएट करते हैं कॉर्निया का स्वास्थ्य कैसा है, उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। कैटरैक्ट ऑपरेशन या मोतिया ऑपरेशन के बाद भी आप आई डोनेशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर के ऊपर भी टाइम हो गया है हमारा, लेकिन एक छोटी सी जानकारी चाहूंगी, कैंसर के ऊपर भी बहुत ज्यादा ही फर्क आ रहा है बैंक टू बैंक।
कोई बैंक कहता है कि केमो लगे 1 महीना हो गया है तो हम आई कलेक्ट करेंगे, कोई कहता है कि गले से नीचे यदि कैंसर था तो हम आई ले लेंगे। तो इन सब के ऊपर एक हमें ये बताइए कि प्रॉपर गाइडलाइन क्या है। कैंसर अगर है कोई पेशेंट को, इवन केमोथेरेपी भी ले चुके हैं, कैंसर अभी नहीं है, फिर भी हम लोग कलेक्ट नहीं करते। कैंसर का कोई भी हिस्ट्री होगा तो हम लोग कलेक्ट नहीं करते, हम लोग नहीं करते कलेक्ट। लेकिन कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं होता है ऐसा। होता है, वो लोग होता है, लेकिन वो ट्रांसप्लांट नहीं करते होंगे, वो लोग रिसर्च पर्पस में यूज करते होंगे, वो लोग एकेडमिक पर्पस में, किसी को सीखना है तो उसमें यूज किया जाता है। कलेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट को हम ये नहीं बोलते हैं, पेशेंट के घर वाले को, कि हम लोग ये बहुत एकेडमिक पर्पस में यूज करेंगे, तो ऐसे बोलेंगे तो बहुत घर वाले शायद मना कर देंगे, तो हम लोग वो बोलते नहीं है उतना डिटेल्स में। लेकिन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, हम लोग कलेक्शन करेंगे लेकिन ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। ओके। एक छोटी सी जानकारी सिर्फ, जैसे आपने किसी भी पेशेंट का लिया, ठीक है, आपको तो पता होता है किस पेशेंट का आया, लेकिन उस पेशेंट का कॉर्निया आपने किसको लगाया, क्या उसके घर वालों को जानकारी देते हैं, या अगर घर वाले जानना चाहें तो आप उन्हें बताते हैं? अगर घर वाले, नॉर्मली हम लोग नहीं बताते, वो आई बैंक में अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई जानना चाहते हैं तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं आई बैंक में, लेकिन हम लोग पर्सनली नहीं बताते। नहीं। क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से बैन है? मतलब बताना? हाँ, बताना नॉर्मली कोई पूछते नहीं है, मतलब नहीं पूछते सब है सर, लेकिन बताता कोई नहीं है। जानना सभी चाहते हैं एक्चुअली। हाँ, नहीं, मुझे तो जानना अभी तक सभी कोई चाहते patient- हैं, लेकिन हाँ, हम तो ये काम करवाते हैं ना सर। मैं मान लीजिए हमने 5 नेत्रदान करवाए, 5 में से 4 लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारे हमारे जो पेरेंट्स थे या हमारे जो रिश्तेदार थे उनकी आई किसे लगी। लेकिन हमें यही समझाया जाता है आई बैंक से कि नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से बताने के लिए मना किया गया है, और उसका रीजन भी वो देते हैं कि पहले ऐसा कभी हुआ होगा कि हमने ये बताया था कि भाई ये उस फलां दिकड़ा को लगी, तो वो लोग उसको जाके फिर ये कहते हैं अरे तेरे बाप को तो मेरी बाप की आंख लगी है। ऐसा होने के कारण गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है, इसलिए ये नहीं बताया जाता है। हाँ, ये मतलब ये अगर जाके वो पैसा भी मांग सकते हैं उस घर वाले, तो ये भी पैसा वैसा की तो बात नहीं है, पर लोगों की ईगो पर आ जाती है, शायद ऐसा कुछ है। ऐसा उन्होंने हमें एचओडी बुर्ला बीएसएस मेडिकल कॉलेज के एचओडी ने हमें ये चीज समझाई है, तो ये वाकई में ये सही है या नहीं? नहीं, बात तो एकदम सही है, बताना नहीं चाहता है, बताना नहीं चाहिए, क्योंकि बताने से आगे दो मैंने जो फैमिली, ये लोग पूछते हैं जरूर, जो मेरे साथ भी हुआ था, एक बार पूछा है, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं कलेक्शन के लिए जाता था, तब मुझसे पूछा था जो ये आई कहाँ पे लगेगा, तो हम लोग यही बोलते हैं ये आई आपका आई बैंक में जाएगा, वहाँ पे तो जो पेशेंट नीडी है उनको, अभी तो हम बोल नहीं सकते किसको लगेगा, तो डेफिनेटली आपको पेशेंट को यूज किया जाएगा, इतना ही हम बोलते हैं। अभी कौन इसका 3 स्तर पे होता है, एक आपको उसमें एक आप जैसे जिसको प्रॉब्लम है सबसे पहले जो नीडी है उसको लगाते हैं, फिर आप जो है वो थेरेपेटिक के लिए लेते हैं, और फिर कॉस्मेटिक के लिए लेते हैं, मतलब ये 3 स्तर पे चलता है। देखिए, एक होता है थेराप्यूटिक के लिए, एक ऑप्टिकल के लिए। ऑप्टिकल जो है जिनमें रोशनी आने का उम्मीद है, और थेराप्यूटिक है जो जिसमें आपको थेराप्यूटिक पर्पस में, घाव है आंख में, आंख का कॉर्निया मेल्ट हो रहा है, गल रहा है, तो उसमें हम लोग थेराप्यूटिक पर्पस में या कॉस्मेटिक पर्पस में यूज करते हैं, जो देखने में अच्छा लगेगा, आंख बच जाएगा, कहीं जो साइज है वो मेंटेन रहे। ओके। तो पूनम जी 5:05 हो गए। बहुत सुंदर। वेबिनार मुझे लगता है कि हम लोगों को इस संबंध में, या हमारे कॉर्निया का सफर, इसकी ऑलमोस्ट सारी हमें जानकारी मिल चुकी है, और हम लोग अपने नेत्रदान के लिए काफी प्रयासरत हैं, और हमारी समिति और बहुत ज्यादा, और खास करके मैं तो सुशीला दीदी जिस तरह से काम में लगी हुई हैं और लोगों से, सबसे सारी बहनों से काम करवाती है। डॉक्टर साहब बहुत ही सुंदर आपने इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू। हमारी एक बहन पूछ रही है, जैसे हम आई ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें एक कार्ड मिलता है कि इसके बदले में हम
कार्ड ब्लड ले सकते हैं, लेकिन आई कलेक्शन के बदले में ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि यदि आपके घर के किसी सदस्य की आपने आई डोनेट करवाई है तो बदले में आपको ऐसा कोई भी एश्योरेंस नहीं दिया जाता, आपको भी उसी वेटिंग में लगना पड़ता है जिसमें कि बाकी लोग लगे हैं। यदि आप किसी पेशेंट को लेके जाते हैं हॉस्पिटल तक पंजीकरण के लिए तो आपको भी उसी वेटिंग की लाइन में लगना पड़ेगा जिसमें कि बाकी लोग लगे हैं। आपको कोई भी प्रेफरेंस वहां पे नहीं मिलता है, ये नियम है संविधान में हमारे। ये अभी तक ये जो आपने बोला जो ब्लड बैंक में डोनेट करने के बाद जो कार्ड मिलता है, ये आपको हमारा जो पड़ोसी कंट्री है श्रीलंका, वहाँ पे ये फैसिलिटी है। वहाँ पे अगर आप वहाँ पे श्रीलंका में हर साल 40,000 कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। उसके बाद भी वो लोग ऑलमोस्ट 3,000 कॉर्निया वो लोग बाहर कंट्री में वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो कंट्री में जरूरत है कॉर्निया का। तो वहाँ पे उस कंट्री में सरकार से ये नियम है, अगर कोई भी फैमिली का अगर नेत्रदान करते हैं तो फैमिली को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो श्रीलंका में है। हाँ, क्योंकि अपने यहाँ बहुत कमी है, इसीलिए अपने को उसी लिस्ट में जाना पड़ता है, उसी लाइन में जाना पड़ता है। ब्लड अपने पास है सर्कुलेट बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया में, इसीलिए हमको ब्लड के लिए वो प्रोसेस मिलता है। श्रीलंका में तो जो पूनम जी ने कहा कि बर्थ होते ही बच्चा आई डोनेट करने का उसका फॉर्म भरा जाता है, तो इसीलिए वहां पे वो फैसिलिटी दी जाती है, पर इंडिया में ये फैसिलिटी नहीं है। ओके, श्रीलंका में राष्ट्रीय संपत्ति है जी, श्रीलंका में राष्ट्रीय संपत्ति होती है। हाँ, और इंडिया में वो नहीं है, इसीलिए ये फैसिलिटी भी हमको नहीं मिलती है। हाँ, और सुषमा जी आपने एक क्वेश्चन किया था कि कैंसर पेशेंट का कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं होता है, तो डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियर बोला है कि नहीं होता है। उसको हाँ, वही मैंने क्लियर करी, मतलब नहीं होता, वो एकेडमिक के लिए यूज करते हैं। और जो डोनेट कर रहा है उसको मना भी नहीं करते, भाई सही बात है, क्योंकि एकेडमिक के लिए भी चाहिए आंखें, बॉडी चाहिए, आंखें चाहिए। ठीक है सर, मैडम क्लियर। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो मुझे लग रहा है सब क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। जी जी, हाँ, तो अभी स्नेहा जी को हम लोग आमंत्रण कर लें। हाँ बिल्कुल। राधे राधे बहनों, मैं स्नेहा खिमानी आसनसोल शाखा में अंगदान, नेत्रदान, रक्तदान, देहदान प्रमुख यहाँ जूम सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं डॉक्टर अनिक दास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित हम सभी बहनों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। एक व्यक्ति से कॉर्निया लेकर एक जरूरतमंद व्यक्ति को किस तरह से कॉर्निया लगाया जाता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर अनिल दास जी कि आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। साथ ही विभिन्न प्रांत एवं शाखा से उपस्थित बहनों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे यह मौका देने के लिए भी पूनम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम लोग आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएं।